फ्रेंड, श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है, फंडामेंटल का टॉपिक है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीन्स है अस्पताल। अस्पताल क्या होता है? हॉस्पिटल मीन्स है अस्पताल। अस्पताल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल का टॉपिक है। तो हॉस्पिटल्स का मतलब है अस्पताल, यानी हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति हॉस्पिस वर्ड से हुई। हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ये एक लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ है अजनबी और अतिथि। जिसका अर्थ होता है अजनबी और अतिथि। हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति हॉस्पिस वर्ड से हुई, जिसका अर्थ होता है अजनबी और अतिथि। उसके बाद में अस्पताल की डेफिनेशन क्या होता है? अस्पताल, हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था है, ऐसी जगह है जहाँ पे बीमार पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है, जहाँ पे पेशेंट का इलाज किया जाता है। तो एक ऐसी जगह या ऐसा संस्थान है जहाँ पे पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पे पेशेंट को एडमिट करके उनकी केयर की जाती है, तो उसे हॉस्पिटल कहते हैं। तो एक हॉस्पिटल की डेफिनेशन है, परिभाषा, कि अस्पताल वह स्थान है जहाँ पर बीमार व घायल, बीमार मतलब जो इल पर्सन है, बीमार पर्सन है, उनकी और घायल व्यक्तियों की चिकित्सा एवं शल्य क्रिया की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई जाती है, सर्जिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। तो इस टाइप की जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो हॉस्पिटल में की जाती है और उसे हॉस्पिटल कहते हैं। जहाँ पर बीमार आदमी, इंजर्ड आदमी, घायल व्यक्ति, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, जिसको मेंटल प्रॉब्लम हो रही हो, साइकेट्रिक यानी मेंटल साइकेट्रिक प्रॉब्लम, या जहाँ पे पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसे अस्पताल कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर है, ये मैंने हिंदी में बताया। इंग्लिश में हॉस्पिटल इज ए इंस्टीट्यूट, एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, कैसी संस्था है, वेयर, जहाँ पे मेडिकल एंड सर्जिकल फैसिलिटी है ना। मेडिकल मतलब जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी होती है, सर्जिकल मतलब कोई सर्जरी करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कोई मेडिसिन दे के ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है किस, कौन से पेशेंटों को? जो सिक है, जो इंजर्ड पेशेंट है, उनकी पर्सनों की, उन पर्सन की, उन व्यक्तियों की केयर की जाती है, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था है जहां पर क्या है, मेडिकल एंड सर्जिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मेडिकल एंड सर्जिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हॉस्पिटल कहते हैं। उसके बाद में आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर क्या किया जाता है? इल और इंजर्ड पर्सन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। नर्सेस द्वारा नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, डॉक्टर्स द्वारा मेडिकल एंड सर्जिकल केयर दी जाती है। तो ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर इल पर्सन, इंजर्ड पर्सन के लिए मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग केयर दी जाती है, उसे उसे हॉस्पिटल कहते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप सभी को याद हो गई होगी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर इल पर्सन एंड इंजर्ड पर्सन के लिए मेडिकल केयर, सर्जिकल केयर और नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, उसे हॉस्पिटल कहते हैं, उसे अस्पताल कहते हैं। ए प्लेस वेयर इल एंड इंजर्ड पीपुल ट्रीटेड, जहां पर एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन, एक ऐसा जगह या एक ऐसी प्लेस जहां पर क्या किया जाता है? इल और इंजर पर्सन को ट्रीट किया जाता है, यानी ठीक किया जाता है, उसे क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल कहते हैं, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। तो ये मैंने 2-3 परिभाषा आपको बता दी है,
जो आपको अच्छी लगे वो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है हॉस्पिटल की कि हॉस्पिटल किसे कहते हैं, क्या होता है। उसके बाद में है हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की हेल्थ केयर टीम कौन कौन सी होती है, क्या होता है हॉस्पिटल की हेल्थ केयर टीम में, है ना। हॉस्पिटल की हेल्थ केयर टीम, तो सबसे पहले होता है फिजिशियन। फिजिशियन होता है हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियन। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, जो नर्सिंग के इंचार्ज होता है। वार्ड इंचार्ज होती है, स्टाफ नर्स होती है, डाइटिशियन होता है, एएनएम होती है, फार्मासिस्ट होता है, मेडिकल स्टाफ होता है, वार्ड बॉय होता है। तो इतने स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जो फिजिशियन, फिजिशियन होता है चिकित्सक, जो सारी बीमारियों को देखता है ना, जो सारी मेडिकल केयर प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, जो सारी बीमारियों को देखता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया नर्सिंग अधीक्षक। नर्सिंग अधीक्षक जो नर्सिंग स्टाफ को, सब स्टाफ को देखता है, सब स्टाफ के बारे में देखता है, और वो नर्सिंग अधीक्षक होता है। उसके बाद में वार्ड इंचार्ज, जो जिस वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उस वार्ड की एक इंचार्ज होती है, उसे बोलते हैं वार्ड इंचार्ज। वार्ड इंचार्ज। उसके बाद में स्टाफ नर्स, जो पेशेंटों को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, जैसे वहाँ पे जो भी मेडिकल केयर दी जाती है, मेडिसिन देना, आईवी देना, आईएम देना, और अदर केयर हो गई, तो नर्सिंग स्टाफ के द्वारा वो केयर दी जाती है। डाइटिशियन जो डाइट प्लान करती है ना, जो डाइट प्लान करती है वो डाइटिशियन। तो डाइटिशियन के द्वारा अपन को डाइट प्रोवाइड की जाती है, तो वो डाइटिशियन भी रहती है ना, डाइटिशियन रहती है, वार्ड इंचार्ज रहती है। उसके बाद में एएनएम, एएनएम वगैरह भी नर्सिंग स्टाफ की तरह मेडिकल केयर प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। फार्मासिस्ट जो मेडिसिन देने में, है ना, फार्मेसी के अंदर रहते हैं, जो मेडिसिन, जो आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन फार्मेसी से देते हैं, वो फार्मासिस्ट। उसके बाद में पैरामेडिकल स्टाफ में और अदर स्टाफ आते हैं पैरामेडिकल स्टाफ में, जैसे पियोन आ गए, वार्ड बॉय आ गए, और लैब टेक्नीशियन आ गए, ईसीजी टेक्नीशियन आ गए, और अलग से वार्ड बॉय अलग हो रहता है ना। वार्ड बॉय जो पेशेंट की हेल्प करने के लिए रहते हैं, बेड शीट वगैरह चेंज करने में, पेशेंट की हेल्प करने में। तो ये हेल्थ केयर टीम है, हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल। हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल, तो ये हो गया फिजिशियन मतलब चिकित्सक, चिकित्सक जो सारी मेडिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में है मेजर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर कितने डिपार्टमेंट होते हैं, 4 मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं। पहला है मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेजर डिपार्टमेंट कितने होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। तो फर्स्ट है मेडिकल डिपार्टमेंट। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या है, मेडिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, है ना, मेडिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो आगे मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, है ना, नर्सिंग डिपार्टमेंट, नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, जिसके अंदर नॉन प्रोफेशनल के अंदर अकाउंटेंट वगैरह अदर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में सारे अलग अलग डॉक्टर आ गए हैं। और नर्सिंग में नर्सिंग डिपार्टमेंट के जो नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग वार्ड इंचार्ज वगैरह आते हैं। पैरामेडिकल में अलग और स्टाफ आते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में केयर दी जाती है। तो अब नेक्स्ट है आपका मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन से होते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट तो है मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे पहला होता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट को बोलते हैं चिकित्सक विभाग। चिकित्सक विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट का नाम है चिकित्सक, चिकित्सा विभाग, हिंदी में बोलते हैं उसको चिकित्सा विभाग। डिपार्टमेंट को बोलते हैं विभाग, चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग, ठीक है। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट में चिकित्सा विभाग। उसके अंदर फर्स्ट है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, जो
नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनकी नर्व इंजरी हो जाती है, जिनकी स्पाइन इंजरी हो जाती है, तो इस डिपार्टमेंट में पेशेंट को एडमिट किया जाता है और वहाँ पे उन पेशेंटों को ट्रीट किया जाता है। तो सेकंड है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। इसके अंदर बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक का मतलब है बच्चों के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो इस डिपार्टमेंट में की जाती है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में बच्चों के लिए जो केयर प्रोवाइड की जाती है, इसके बच्चों का वार्ड भी बोल सकते हैं अपन, जहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आता है, जहाँ पे बच्चों को एडमिट किया जाता है और वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो गया। अब हो गया साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट मतलब मनोरोग विज्ञान, है ना, मनोरोग, जो मेंटली डिस्टर्ब हो, जो मेंटल बीमारी हो, मानसिक रोग, है ना, मानसिक मानसिक रोग, जिनकी मानसिक रोग की प्रॉब्लम हो तो वो डिपार्टमेंट अलग होता है। मेंटल रोग, है ना, जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं पेशेंट, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, उनको अलग वार्ड में एडमिट किया जाता है, तो ये अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें साइकेट्रिक डॉक्टर रहते हैं। स्किन डिजीज डिपार्टमेंट, नेक्स्ट है स्किन डिजीज, जहां पर स्किन मतलब त्वचा, है ना, त्वचा, स्किन की प्रॉब्लम्स हो, जिन पेशेंटों को स्किन की प्रॉब्लम हो, इनके लिए डर्मोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर अलग होते हैं। इन डिपार्टमेंट, ये हॉस्पिटल में अलग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे स्किन का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो हार्ट से रिलेटेड है, जिन पेशेंटों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है ना, हृदय डिजीज रहती है, हृदय की डिजीज रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, वो डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है जहां पर पेशेंटों को केयर की जाती है। उसके बाद में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जिनको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यूरिनरी डिपार्टमेंट का है ना, मूत्र विभाग जो, जिसे, तो मूत्र रोग से जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, मूत्र रोग, है ना, जिनके यूरिन की प्रॉब्लम हो, जिनको, है ना, यूटीआई की प्रॉब्लम हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इस डिपार्टमेंट में वो लोग एडमिट होते हैं जिनको यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम्स हो, तो वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट देखते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं। उसके बाद में गायनोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं ना, स्त्री रोग के डिपार्टमेंट अलग होता है। स्त्री रोग, ये स्त्री रोग डिपार्टमेंट में आते हैं ना, जिनको फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स रहती है वो इस डिपार्टमेंट में आते हैं, जिनके पीरियड ज़्यादा आना या कम होना, या फिर लेबर की प्रॉब्लम्स हुई, है ना, जिनको लेबर, नॉर्मल डिलीवरी करवाना, ये सारी प्रॉब्लम्स ये गायनिक वार्ड के अंदर, जो पेशेंट है गायनिक डिपार्टमेंट के अंदर आती है। उसके बाद में आई डिपार्टमेंट, यानी जो आई से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है ना, आंख से आई से रिलेटेड है, जो आंख से, नेत्र से रिलेटेड है, हिंदी में उसको नेत्र भी बोलते हैं ना, आई से रिलेटेड है, जो डिपार्टमेंट आई के पेशेंट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में सर्जरी, जिन पेशेंटों को ऑपरेशन करवाना हो, सर्जरी करवानी हो, कोई ट्यूमर हो गया हो, कोई अदर बीमारी हो गई हो जो रिमूव करवानी हो, तो वो इस डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद में ईएनटी, ईयर, नोज और टंग, ये ईएनटी डिपार्टमेंट में आते हैं ना, तो इसके अंदर आता है ईयर, नोज एंड टंग, इसके अंदर आते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट, यानी नाक कान गला, नाक कान गला, नाक कान गला, ये डिपार्टमेंट जिनको इनकी प्रॉब्लम रहती है, नाक कान गले की प्रॉब्लम रहती है, वो ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वो ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके मेडिकल डिपार्टमेंट। यानी मेडिकल डिपार्टमेंट वो है चिकित्सा डिपार्टमेंट जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, जिनको न्यूरो की प्रॉब्लम्स रहती है, जिनको नर्व की प्रॉब्लम रहती है, स्पाइन की प्रॉब्लम रहती है। पीडियाट्रिक बच्चों वाले पेशेंट, बच्चों का डिपार्टमेंट रहता है। साइकेट्रिक का मतलब होता है मानसिक रोग वाले पेशेंट, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। स्किन वाला चिकित्सा, है ना, स्किन का मतलब है जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स हो वो वाले डिपार्टमेंट। हार्ट डिजीज वाले अलग डिपार्टमेंट होते हैं। यूरोलॉजी वाले अलग डिपार्टमेंट होते हैं। गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट, जिनमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, है ना, स्त्री रोग के जो प्रॉब्लम्स रहती है, स्त्री की प्रॉब्लम्स रहती है, जो फीमेल्स में
जो कॉमन डिजीजेज रहती है वो डिपार्टमेंट अलग होता है। आई डिपार्टमेंट, जिनको आँख की प्रॉब्लम्स रहती है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा ऐसी प्रॉब्लम रहती है, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। सर्जरी डिपार्टमेंट, जिनको कोई सर्जरी करानी हो, ट्यूमर निकलवाना हो, गांठ वगैरह करवानी हो ना, तो उनकी प्रॉब्लम के लिए अलग रहता है ना। ईयर, नोज एंड थ्रोट डिपार्टमेंट, नाक कान गला, है ना, थ्रोट डिपार्टमेंट। ईयर, नोज एंड थ्रोट, थ्रोट डिपार्टमेंट। तो ईएनटी के अंदर नाक कान गला, है ना, गला, थ्रोट, ये डिपार्टमेंट आते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ईएनटी नाक कान गले के जिनको प्रॉब्लम रहती है, नोज की प्रॉब्लम हो या फिर गले की प्रॉब्लम हो या कान की कोई प्रॉब्लम हो, सुनाई कम दे रहा हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिट होते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये हो गया मेडिकल डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट है नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे नर्सेज वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ना, नर्सिंग डिपार्टमेंट। इसके अंदर कौन से होते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, नर्सिंग वार्ड इंचार्ज होती है, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, एएनएम जीएनएम स्टाफ यहीं पे होते हैं ना, नर्सिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, पेशेंटों की केयर प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। तो ये नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जो स्टाफ नर्स हो गए, स्टाफ नर्स, है ना, स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स हो गए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गए, तो ये सब इसके अंदर आते हैं, है ना। स्टाफ नर्स हो गए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गए, तो ये नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर सभी आते हैं जिनका नर्सिंग से रिलेटेड हो, जैसे एएनएम जीएनएम स्टाफ को भी एएनएम, सॉरी एएनएम और जीएनएम स्टाफ, एएनएम एंड जीएनएम ये नर्सिंग स्टाफ में आता है ना, एएनएम एक्सिलरी मिडवाइफरी नर्स और जीएनएम स्टाफ, ये सब नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग डिपार्टमेंट में आते हैं जहाँ पे पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में है पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ कौन से होते हैं, जो अदर मेडिकल स्टाफ है, जैसे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट होता है ना, फर्स्ट लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में कौन से आते हैं, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में जो लैब टेस्ट करते हैं ना, लैब टेस्ट, लैब टेस्ट, है ना, जो भी टेस्ट होता है लैब के अंदर टेस्ट होता है, तो लैब टेस्ट के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो आता है लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। यानी हॉस्पिटल में एक लेबोरेटरी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे हर हर चीज़ का टेस्ट किया जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, यूएसजी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ये सारे टेस्ट मतलब लैब डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर किए जाते हैं, तो ये लैब डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद में है फार्मेसी डिपार्टमेंट, है ना, फार्मेसी डिपार्टमेंट जहाँ पर मेडिसिन दी जाती है, जहाँ पे मेडिसिन दी जाती है ना, मेडिसिन मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। जब भी आप कोई, है ना, प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिख के देते हैं तो आप फार्मेसी डिपार्टमेंट पे जाते हैं, वहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट के स्टाफ रहते हैं फार्मेसी किए हुए, जो क्या आपको मेडिसिन प्रोवाइड करके देते हैं और आप जाके नर्सिंग स्टाफ को देते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये फार्मेसी डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पे सारी मेडिसिन मिल जाती है ना, जो भी मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन मिल जाती है। उसके बाद में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे सीटी स्कैन वगैरह, है ना, इसके अंदर ब्लड टेस्ट वगैरह ही होते हैं ना, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट है इसके अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई, ये जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर सीटी, एमआरआई, यूएसजी, ये कार्ड 2D को वगैरह ये टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद में ब्लड बैंक, एक हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक होती है जहाँ पे ब्लड डोनेशन किया जाता है या फिर ब्लड स्टोर किया जाता है, जो कि जरूरत पड़ने पे पेशेंटों को दिया जाता है ना, पेशेंटों को देने के लिए ब्लड बैंक रहती है, जो अलग अलग, जैसे ब्लड हो गया, होल ब्लड हो गया, प्लेटलेट्स हो गई, प्लाज्मा हो गया, एफएफपी हो गई, तो ये डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक होता है जहाँ पे ब्लड स्टोर किया जाता है और जो जरूरत पड़ने पे पेशेंटों को प्रोवाइड किया जाता है, जो डोनेट दे सकते हैं। उसके बाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं जहाँ पे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए, और यहाँ पे पुनः इसका मतलब होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब हो गया है कि पुनर्वास, पुनर्वास, है ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब हो गया पुनर्वास सेंटर।
ऐसे सेंटर जहाँ पे पेशेंटों को प्रॉब्लम्स है, पहले से प्रॉब्लम्स हो गई है कि पैर कट गया है जैसे किसी का, तो उसको आर्टिफिशियल पैर पैर दे देते हैं, उसके बाद में वो अपनी लाइफ उस पैर के साथ में गुजार सकता है। या फिर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया है तो उसको वापस उसी स्थिति में लाना, पुनर्वास मतलब वापस उसे ट्रीट करना, उसे ऐसी थेरेपी दे के उसे वापस उसी लाइफ के अंदर लाना। जैसे कोई डिप्रेशन में चला गया है तो वापस उसको सुधार लाना। तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, ये भी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जिनको सुधारने के लिए, पेशेंटों को सुधारने के लिए, पेशेंटों को ट्रीटमेंट देने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। यह है नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। ये प्रोफेशनल डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब ये नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स आते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, जहाँ प्रशासनिक ब्लॉक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को बोलते हैं हिंदी में प्रशासनिक ब्लॉक। इसके अंदर क्या है, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं, जो हॉस्पिटल को संभालने के लिए काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर हॉस्पिटल में मैनेजमेंट को देखते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ना। उसके बाद में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना, इसके अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखते हैं, कितने स्टाफ की जरूरत है, कितना क्या है, ये सब मैनेजमेंट कौन देखता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अभी सप्लाई डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल के अंदर जैसे वाटर सप्लाई हो गई, जो भी सप्लाई है, या फिर फूड की कैंटीन वगैरह की जो भी फूड सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, मेडिसिन सप्लाई है, सारी सप्लाईज को क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये सप्लाई डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद में रिकॉर्ड रूम डिपार्टमेंट, जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, उसके बाद में जो रिकॉर्ड रूम रहता है वहाँ पे उन पेशेंटों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो एक रिकॉर्ड रूम डिपार्टमेंट और होता है जहाँ पे पेशेंटों का रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है, आईपीडी ओपीडी जो भी रिकॉर्ड रखने के लिए। उसके बाद में अकाउंट सेक्शन, जो कि सैलरी देने के लिए है ना, पैसे लेने के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, जो हॉस्पिटल के खाता वगैरह को देखता है, मतलब जो जितने हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुए उनके अकाउंट्स वगैरह, जिनका लेन देन वगैरह अकाउंट डिपार्टमेंट में आता है। मतलब पेशेंट का जो भी बिल होता है वो लेना है ना, और पेशेंटों को बिल वगैरह वो लेना, और उसके बाद में स्टाफ की सैलरी देना, ये सारा काम अकाउंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। उसके बाद में हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट वो होता है जो साफ सफाई का ध्यान रखता है। हॉस्पिटल के अंदर जो क्लीनिंग वगैरह, पियोन वगैरह रहते हैं वो इस डिपार्टमेंट में आते हैं, जो हॉस्पिटल की सफाई वगैरह का ध्यान रखते हैं, सफाई करवाते हैं। इसके अंदर जो अलग अलग वार्ड में सफाई करवाते हैं नर्स, इसके अंदर भी सुपरिटेंडेंट है ना, सुपरवाइजर वगैरह होता है, जो पियोन्स वगैरह को अच्छे से साफ सफाई कराने के लिए हेल्प करता है। तो ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, ये सॉरी डेवलपमेंट नहीं है, ये डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मैंने गलती से शायद डेवलपमेंट लिख दिया है ना, ये डेवलपमेंट नहीं है, गलत है, ये डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये विभाग है, डिपार्टमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये तो हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग टाइप के है ना, हॉस्पिटल में कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब होता है हॉस्पिटल का कार्य, हॉस्पिटल का क्या का कार्य होता है, काम क्या होता है हॉस्पिटल में, फंक्शन क्या है हॉस्पिटल का, फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के फंक्शन, क्या कार्य होते हैं हॉस्पिटल के, फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब है कार्य, हॉस्पिटल में क्या क्या काम होता है। तो फर्स्ट कार्य है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, है ना, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे एंड है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, तो इसके अंदर क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, पहला कार्य है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, क्या डायग्नोसिस करते हैं ना, कोई बीमारी हो जाती है तो उसको डायग्नोस करते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, जैसे टीबी है, या तो
टीबी हुई है नहीं हुई है, तो उससे पहले डायग्नोसिस करेंगे। किसी को बहुत 2 महीने तक खांसी आ रही है तो इसको स्पुटम टेस्ट करेंगे, तो उसको डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या रहता है हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना, पता लगाना कि उसको वो बीमारी है कि नहीं है। तो ये डायग्नोस करना क्या कहलाता है हॉस्पिटल के अंदर पहला कार्य। फिर वो डायग्नोस करके क्या करोगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हॉस्पिटल का सबसे पहला कार्य है किसी भी चीज को डायग्नोसिस करना यानी जांच करना, और ट्रीटमेंट करना यानी उपचार करना। ट्रीटमेंट का मतलब है उपचार करना, ठीक है, उपचार करना। और डायग्नोसिस का मतलब है जांच करना, किसी भी रोगी के निदान, इसका हिंदी में मतलब होता है निदान, जांच करके उसका ट्रीटमेंट करना। अब आप कैसे जांच करोगे, जांच करने के लिए आप ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हो, ब्लड टेस्ट के द्वारा एग्जामिनेशन करते हो, है ना। किसी की WBC बढ़ गई है, किसी के प्लेटलेट कम हो गए हैं, डेंगू की जांच होती है, मलेरिया की जांच होती है, अलग अलग जांचें होती है ना, जिससे अपन डायग्नोस करके पता लगा सकते हैं, एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं तो वो बीमारी उसके अंदर है कि नहीं है। यूरिन टेस्ट करके अपन पता लगा सकते हैं, यूरिन से रिलेटेड, UTI से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, है ना, तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हैं। इसके बाद में अपन कर सकते हैं यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में स्टूल एग्जामिनेशन, है ना, ये स्टूल एग्जामिनेशन, ये भी गलत है। यहाँ पे जो है स्टूल एग्जामिनेशन, एक था स्टूल एग्जामिनेशन, एक होता है स्पुटम एग्जामिनेशन, है ना, एक होता है स्टूल एग्जामिनेशन और एक होता है स्पुटम। स्पुटम का मतलब है फूक की जांच करना, कफ की जांच करना। स्पुटम एग्जामिनेशन जैसे टीबी के लिए स्पुटम एग्जामिनेशन किया जाता है ना, टीबी और अदर डिजीज के लिए किया जाता है। स्टूल एग्जामिनेशन कोई, है ना, एब्डोमेन कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो स्टूल का मतलब होता है, स्टूल का मतलब मल का एग्जामिनेशन करना, है ना, मल। स्टूल का मतलब होता है मल का एग्जामिनेशन करना, स्पुटम मतलब थूक का एग्जामिनेशन करना, यूरिन मतलब मूत्र का एग्जामिनेशन करना, है ना, मूत्र का एग्जामिनेशन करना, और ब्लड मतलब खून, रक्त, रक्त का एग्जामिनेशन करना, ठीक है, रक्त का एग्जामिनेशन। एक्सरे द्वारा हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एक्सरे के द्वारा अपन एग्जामिनेशन करते हैं। USG अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब है USG सोनोग्राफी, है ना, USG के द्वारा। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब आप इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं, बॉडी का शेप वगैरह कैसा है, क्या है, वाइटल साइंस क्या है, वाइटल साइंस चेक करके भी अपन, है ना, वाइटल साइंस, वाइटल साइंस, वाइटल साइंस चेक करके भी अपन उसका पता लगा सकते हैं, है ना, वाइटल साइंस का भी चेक करके अपन पता लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग जांचें करके अपन पता लगा सकते हैं। उसके बाद में अपन पेशेंट का ट्रीटमेंट देके उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जैसे भी आप जांच करेंगे अपन को पता लग जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हॉस्पिटल का पहला कार्य हो गया कि जांच करना और उसका क्या करना, उसका ट्रीटमेंट करना, कि जांच करना और उसका ट्रीटमेंट करना। इसके अंदर ये ध्यान रखना, ये कोई सिम्टम नहीं होता है, स्कूल नहीं है, ये स्पुटम था, है ना, स्कूल नहीं है। उसके बाद में है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। सेकेंड काम है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर क्या होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को हिंदी में बोलते हैं मातृ एंड शिशु, मातृ एंड शिशु हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। बच्चों की और मदर्स की क्या केयर करके अपन हॉस्पिटल में केयर की जाती है ना, जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनकी केयर की जाती है, जो छोटे बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ, न्यू बॉर्न बच्चे हैं ना, उनकी केयर की जाती है, और जो 5 साल तक है उनको वैक्सीनेशन करना, ये अलग अलग काम हॉस्पिटल के अंदर है। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या है, इनकी मैटरनल की मोर्टेलिटी रेट को, मातृ मृत्यु दर को कम किया जाता है, उनको ट्रीट करके, उनको टाइम पे ट्रीटमेंट देके, उनको आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेटें देके, उनका टाइम टाइम पे डायग्नोसिस करके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है। रिड्यूस मैटरनल मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट, यानी मात्र मृत्यु दर को कम किया जाता है, और मात्र मृत्यु दर को कम किया जाता है, मोर्टेलिटी और
डिजीज की रेट को भी कम किया जाता है ना, डिजीज की रेट को भी कम किया जाता है। उसके बाद में एंटरनेटल केयर, एंटरनेटल केयर क्या होता है? एंटरनेटल केयर प्रसव से पूर्व देखभाल, है ना, प्रसव से पूर्व, है ना, प्रेगनेंसी से पहले, मतलब डिलीवरी होने से पहले, प्रसव से पूर्व, है ना, प्रसव से पूर्व जो देखभाल की जाती है वो क्या की आती है? एंटरनेटल केयर के अंदर आ जाती है। जैसे ही प्रेग्नेंट हुई तो वो एंटरनेटल केयर में आ जाती है, उसकी प्रेगनेंसी जांच करके फिर उसको टाइम पे आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेटें दी जाती है, उसका वेट प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसको डाइट प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वो सब एंटीनेटल केयर में आती है। उसका वैक्सीनेशन हो रहा है क्या? टीटी का वैक्सीनेशन, है ना, उसको 2 वैक्सीनेशन होते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी पता चलती है उसको एक टीटी का टीका लगाया जाता है, उसके बाद में 1 महीने बाद में और एक टीका लगाया जाता है। तो सब ये एंटरनेटल केयर के अंदर आता है। उसके बाद में इंट्रानेटल केयर, है ना, इंट्रानेटल के केयर का मतलब होता है प्रसव के दौरान, मतलब जो लेबर केयर, है ना, जब किसी को नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो उसके अंदर क्या क्या केयर की जाती है, तो वो सब हॉस्पिटल के अंदर की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी कराना, अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो वो सीजेरियन होता है, तो ये उसके अंदर भी जो केयर दी जाती है वो सब हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। उसके बाद में पोस्ट नेटल केयर, यानी प्रसव होने के बाद में, प्रसव होने, ये तो है प्रसव के दौरान, है ना, प्रसव के टाइम, और ये है प्रसव के बाद में, डिलीवरी के बाद में। तो बाद में क्या केयर की जाती है? जब डिलीवरी हो जाती है तो ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, पोस्टपार्टम हेमरेज वगैरह नहीं होना चाहिए, पीपीटी का ध्यान रखना है, बच्चे की केयर कैसे करनी है, प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसके जो सारे ऑर्गन है वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाते हैं, और वो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या क्या केयर की जाती है वो सब हॉस्पिटल में दी जाती है। उसके बाद में बताया जाता है, उसके बाद में केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स, जो बच्चा है उसका जन्म होने के बाद में उसको कैसे केयर करना है वो हॉस्पिटल में बताई जाती है, और वहाँ पे केयर प्रोवाइड की जाती है। बच्चों के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उनको केयर दी जाती है ना। बच्चे का जैसे जन्म हुआ तो बच्चे का जन्म के टाइम 2.5 kg से 3 kg तक उसका वेट होना चाहिए, है ना, तो ये वेट उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बाद में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जैसे 6 मंथ में डबल हो जाता है ना, 6 मंथ में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, करीब 3 से, अगर 3 किलो का है तो 6 मंथ में 6 kg का हो जाएगा, और 1 साल में 1 ईयर में क्या हो जाएगा? 9 kg का हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये प्रॉपर केयर जो हॉस्पिटल में दी जाती है, तो वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड की जाती है? हॉस्पिटल में। ये भी एक हॉस्पिटल का कार्य है। तो फर्स्ट कार्य था किसी को डिजीज को डायग्नोस करना और इसका ट्रीटमेंट करना, सेकंड कार्य था मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ये 2 हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो हॉस्पिटल के अंदर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है ना। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का मतलब है कि परिवार की प्लानिंग करना, है ना, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इसके अंदर दी जाती है। परिवार नियोजन सेवाएं, परिवार परिवार नियोजन, परिवार नियोजन सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज। तो हॉस्पिटल के अंदर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए क्या, हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन करवा के या फिर, है ना, कॉपर टी लगवा के या फिर कंडोम का वितरण करके, है ना, कॉपर टी ऐसा आता है ना, जो यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, जिससे क्या है 10 ईयर तक आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। 10 ईयर का आप गैप से दे सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं 10 ईयर तक। कंडोम के द्वारा भी आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। माला डी और माला एन टेबलेटें आती है जिसके द्वारा आप डेली टेबलेट लेके, 28 टेबलेट आती है इसके अंदर, है ना, जिसके अंदर आयरन की टेबलेट वगैरह और आती है, तो उसके द्वारा भी आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। छाया की टेबलेट आती है जो वीक में 2 बार लेनी रहती है, उसके द्वारा भी आप प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। टूबकटोमी यानी ऑपरेशन करवाया जाता है ना, तो यूट्रस होता है ना, यूट्रस होता है जो आपके ट्यूब्स होती है यहाँ की, है ना, जो ट्यूब्स होती है उसको यहाँ पे कट करके ट्यूबकटोमी किया जाता है, तो ये ऑपरेशन के द्वारा भी आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। वेसेक्टोमी ये मेल्स के अंदर की जाती है, वेसेक्टोमी, जिसके द्वारा भी आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब केयर कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? ये भी हॉस्पिटल के अंदर केयर प्रोवाइड की जाती है।
तो ये भी एक हॉस्पिटल का कार्य हो गया। उसके बाद में हो गया थेरापेटिक, थेरापेटिक और प्रोवाइड थेरापेटिक इन्वायरमेंट टू इल पर्सन। इल पर्सन को क्या, थेरापेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना। जो बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है उसको क्या, थेरापेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। कैसे प्रोवाइड किया जाता है, है ना, प्रोवाइड टू थेरापेटिक इन्वायरमेंट टू इल पर्सन। जो बीमार व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति है, उनको क्या, थेरापेटिक इन्वायरमेंट, थेरापेटिक इन्वायरमेंट यानी उपचारात्मक वातावरण। उपचारात्मक, थेरापेटिक का मतलब है यहाँ पे उपचारात्मक, है ना, उपचारात्मक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। उपचारात्मक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना यानी उपचारात्मक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। उपचारात्मक वातावरण प्रोवाइड करवाना, ये होता है। और ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाना, तो इसके अंदर आता है थेरापेटिक इन्वायरमेंट टू इल पर्सन। थेरापेटिक इन्वायरमेंट टू इल पर्सन, इसके अंदर क्या आता है, पेशेंट के ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो ट्रीटमेंट राइट है कि नहीं है, सब चीज़ों 5 राइट का ध्यान रखना चाहिए। ये है 5 राइट, 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 राइट होते हैं। यानी राइट पेशेंट, सबसे पहला है राइट पेशेंट। जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो उसी पेशेंट को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कंफर्म करना सबसे पहले। राइट पेशेंट होना चाहिए, है ना। आप जाके ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उसके हाथ में बैंड चेक करना है, पेशेंट का नाम पूछना है, 3 बार क्रॉस चेक करना है कि वही पेशेंट है क्या, वही बेड है क्या। कभी कभी गलती से क्या है, दूसरे बेड पे आप वही ट्रीटमेंट दूसरे बेड पे दे देते हो, तो कंफर्म करना है कि जैसे किसी वार्ड में है 5 नंबर बेड पे है पेशेंट, उसका सेम नाम हो सकता है, 6 वाले का भी सेम नाम हो सकता है, तो आप पहले कंफर्म करो ये 5 नंबर वाला पेशेंट है, उसी का ट्रीटमेंट है। तो राइट पेशेंट होना जरूरी है ना। राइट पेशेंट, राइट पेशेंट का मतलब है उसी पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है। अब राइट टाइम, टाइम, वो टाइम पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसे किसी को 8 AM है और टेबलेट 8 PM है, तो वो करीब 8 AM पे वो टेबलेट मिलनी चाहिए राइट टाइम पे। ऐसा नहीं है कि राइट 8 AM का लिखा हुआ है आप 12 बजे टेबलेट दे रहे हो या फिर 11 बजे दे रहे हो, और शाम को 8 PM का लिखा हुआ है आप उसे 10 बजे दे रहे हो, या फिर सुबह जल्दी दे, शाम को जल्दी दे दी 6 बजे दे दी। तो राइट टाइम का भी पेशेंट का ध्यान रखना है। उसके बाद में राइट डोज, जो दे रहे हो प्रॉपर डोज होनी चाहिए। जैसे किसी को टेबलेट 500 mg की टेबलेट है, आपको पेशेंट को देनी थी, पेशेंट को 250 mg देनी है, पेशेंट को 250 mg देनी है, तो वो आधी टेबलेट देनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट रूट, राइट रूट, है ना। राइट रूट का मतलब होता है राइट डोज नहीं, राइट रूट। राइट रूट, कोई डोज है जैसे IV देनी होती है, कोई IM लगती है, कोई ओरल लगती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये राइट रूट के द्वारा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। अगर डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ है कि IV देनी है, इंट्रावेनस देनी है ना, IV के थ्रू देना है, जो IV यानी वेन के अंदर देना है, तो आपको उसी ड्रग्स को उसी वे से देना है। और कुछ ड्रग्स होती है जो IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर, है ना, जो यहाँ पे आप डेल्टोइड मसल्स पे दे सकते हैं, या फिर थाई पे लगता है, या फिर बेक कमर, है ना, ग्लूटेल मसल्स पे लगता है, तो और या फिर ओरल मेथड से देनी है, यानी मुंह से 2 टेबलेट देनी है। तो आपको ये रूट पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन कैसे देते हैं, और डॉक्टर के द्वारा भी चेक करना है कि कैसे बताया है, तो वो प्रॉपर राइट है ना, उसी रूट से वो मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद में ड्रग्स, है ना, प्रॉपर ड्रग्स, आपको जो ड्रग्स लिखी हुई है वही ड्रग्स देनी है ना। जैसे टेबलेट, जो भी टेबलेट लिखी हुई है वही टेबलेट देनी है। जैसे टेबलेट PCM लिखी हुई है तो आपको उसको PCM ही देना है, आप उसको दूसरी नहीं देनी है। टेबलेट डाइक्लो लिखा हुआ है ना, टेबलेट डाइक्लो लिखा हुआ है, या आइबोप्रोफेन लिखा हुआ है, या डाइक्लो लिखा हुआ है, तो वो सेम टेबलेट होनी चाहिए, और उसकी डोज भी करेक्ट होनी चाहिए, है ना, उसकी राइट डोज। डोज का मतलब उसकी डोज भी करेक्ट होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर ने लिखा आपको 250 mg देनी है, तो 250 mg, टेबलेट आती है 500 mg की, टेबलेट PCM आती है 500 mg की, 500 mg की आती है, तो आपको वो टेबलेट आधी देनी है, तो वो राइट डोज जाएगी। अगर आप उसको पूरी टेबलेट दे देंगे
तो वो एक टेबलेट चली जाएगी, डबल डोज चली जाएगी, है ना। तो अगर आपको पेशेंट को 250 mg देनी है और आपके पास में 500 mg की है तो आधी देनी है। अगर पेशेंट को आपको ज़्यादा देनी है, मतलब 750 mg देनी है ना, तो एक और आधी दे सकते हैं ना। तो आपको डोज का परफेक्ट ध्यान होना चाहिए, कितनी डोज देनी है, कितना देना है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसको परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, यानी कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करवाना है। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या रहता है, एक परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है, सेफ इन्वायरमेंट होता है। अलग अलग वार्ड के अंदर पेशेंट को वार्ड के अंदर रूम प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर अलग अलग पर्सनल रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। ये वार्ड के अंदर अच्छे से बेड प्रोवाइड किए जाते हैं, उस बेड पे कंफर्टेबल बेड होते हैं जो पेशेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग भी उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। पोलर पोजीशंस में मैंने पढ़ाया है, पेशेंट को पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके बेड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है, वहाँ की शांत इन्वायरमेंट होता है, ट्रीटमेंट टाइम पे मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में परफेक्ट तरीके से होती है। ये भी एक हॉस्पिटल का कार्य है। उसके बाद में पांचवा, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट ईटीसी एज पर सिलेबस, है ना। तो यहाँ पे जो काम क्या है, पांचवा जो काम है मेडिकल, तो कहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है मेडिकल स्टूडेंट को, नर्सिंग स्टूडेंट को, और मेडिकल स्टूडेंट जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग मतलब होता है प्रशिक्षण, है ना। जो कहाँ पे नर्सिंग स्टाफ वगैरह ट्रेनिंग कहाँ पे लेता है, डॉक्टर कहाँ पे ट्रेनिंग लेता है, तो ये हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेता है। तो हॉस्पिटल में यहाँ पे ट्रेनिंग की प्रोवाइड की जाती है। तो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे बड़े बड़े एसएमएस हो गया ना, एसएमएस हॉस्पिटल है, तो वो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे क्या है, डॉक्टर्स वगैरह को भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, नर्सिंग स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग, जैसे एमबीबीएस का कोर्स भी करवाया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग कॉलेज है ना, तो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, तो वो उनकी भी ट्रेनिंग कहाँ, हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। तो वो कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है, उसके बाद में हॉस्पिटल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जीएनएम स्टाफ हो गया ना, जीएनएम कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, वो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। एएनएम के एएनएम स्टाफ है ना, एएनएम जो कॉलेज होते हैं वो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। फार्मेसी वाले, फार्मेसी जो कॉलेज होते हैं वो उनको भी हॉस्पिटल के अंदर वगैरह प्रैक्टिस कराई जाती है मेडिकल पे। तो ये हॉस्पिटल का कार्य है जहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है नर्सिंग स्टाफ को, कैसे केयर करनी है नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को कैसे ट्रीटमेंट, पेशेंटों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या है। तो सीनियर स्टाफ रहते हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्रोसीजर करने का तरीका भी वहीं पे पता चलता है। तो ये हॉस्पिटल का कार्य हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, है ना। हॉस्पिटल के अंदर जो सर्विसेज है, एक होती है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज यानी वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण, ठीक है। इम्यूनाइजेशन का मतलब हो गया टीकाकरण। टीकाकरण का मतलब हो गया वैक्सीनेशन सर्विसेज, है ना। टीकाकरण कराया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। बीसीजी, बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है, टीबी के लिए लगाते हैं। जैसे बीसीजी का टीका लगाते हैं, बच्चे का जन्म होते ही बीसीजी का टीका लगता है लेफ्ट, है ना, आर्म पे। और ये इंट्राडर्मल लगता है, आईडी लगता है ना, इंट्राडर्मल लगता है। तो ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। ये सारा काम का हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है, जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, बड़े हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद में पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो की वैक्सीन होती है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल रूट से दी जाती है। तो ये वैक्सीन वगैरह भी कहाँ दी जाती है, ये वैक्सीन भी हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन हो गई, तो ये वैक्सीन भी हॉस्पिटल के दिए जाती है। डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, है ना, डीपीटी के टीके लगते हैं, डीपीटी के टीके लगते हैं। तो ये वैक्सीन भी हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। मिजल्स के 9 मंथ में लगता है ना, 9 मंथ्स में। और टीटी, टीटी का टीका लगता है, टिटनस टॉक्सॉइड, है ना, टिटनस टॉक्सॉइड, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, ये लगते हैं। उसके बाद में ये वैक्सीनेशन का काम भी कहाँ, हॉस्पिटल में किए जाते हैं, सब सेंटर पे किए जाते हैं, आंगनवाड़ी पे किए जाते हैं। तो मोस्टली ये हॉस्पिटल का कार्य है। तो हॉस्पिटल के अंदर ये अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं
जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया ना, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, तो ये हॉस्पिटल के द्वारा करवाए जाते हैं। डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, एसटीएन कोई हाइपरटेंसिव कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, बहुत सारे कंट्रोल प्रोग्राम चलते रहते हैं। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया ना, मलेरिया डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, तो ये प्रोग्राम भी हॉस्पिटल के द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो ये प्रोग्राम हॉस्पिटल के अंदर ही, ये भी हॉस्पिटल का कार्य है, जिसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है और उस चीज को क्या कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट हेल्थ रिलेटेड रिसर्चेज, जो नई नई जांच है ना, रिसर्च का मतलब होता है नई नई जांचें करना, अनुसंधान है ना, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, तो नई नई जांचें की जाती है, नई नई रिसर्च की जाती है, नई नई मेडिसिन के लिए, पेशेंटों को ट्रीट कैसे करने का नया नया तरीका है ना, तो ये सब जो रिसर्च की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, तो हॉस्पिटल में ही की जाती है। तो रिसर्च का भी ये हॉस्पिटल का कार्य है। जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करनी हो तो वो कहाँ पे की जाती है, हॉस्पिटल के अंदर जाती है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की जाती है। अब है रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज, अगर किसी को दूसरी जगह पे रेफर करना हो है ना, रेफर करना हो, जैसे अदर हॉस्पिटल में रेफर करना हो या फिर दूसरे हॉस्पिटल से कोई पेशेंट आ रहा हो, तो रेफर सर्विसेज भी हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे किसी पेशेंट को रेफर करना हो, दूसरे हॉस्पिटल में भेजना हो, जैसे छोटे हॉस्पिटल रहते हैं, सब सेंटर रहते हैं, सब सेंटर यानी सब सेंटर वाले कहाँ भेज देते हैं, पीएससी पे भेज देते हैं, पीएससी वाले कहाँ भेज देते हैं, सीएससी पे भेज देते हैं, सीएससी वाले कहाँ भेज देते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेज देते हैं। तो ये रेफर की जो सर्विसेज है वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है। तो ये सर्विसेज भी आप हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट अब है टाइप, हॉस्पिटल के टाइप। कितने टाइप के होते हैं हॉस्पिटल, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन सिस्टम। मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के टाइप अलग अलग होते हैं ना। हॉस्पिटल के टाइप क्या होता है, मेडिसिन के सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यूनानी हॉस्पिटल होते हैं है ना, जहाँ पे यूनानी हॉस्पिटल, यूनानी तरीके, होम्योपैथी हॉस्पिटल होते हैं, एलोपैथी हॉस्पिटल होते हैं, नेचुरोपैथी होते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होते हैं। तो यूनानी हॉस्पिटल यूनान से आया हुआ है और ये अरब देश से इंडिया में आया था ना। ये भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तरह ही है, यहाँ पे भी है ना ड्रग्स के साइड इफेक्ट कम होते हैं, ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और यूनान से आया हुआ है। इसके इंडिया में डॉक्टर हकीम खान करके कुछ थे, उन्होंने ये इंडिया के अंदर फर्स्ट लेके आए थे। इसके अंदर क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह ही कुछ मेडिसिन दी जाती है जो पेशेंटों को ठीक किया जाता है। इसमें इसमें है ना जो स्किन का रंग है ना, रंग वगैरह, यूरिन वगैरह आदि की जांच करके, आदि को देख के ही, परीक्षण करके ही इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और डाइट को मॉडिफिकेशन किया जाता है, डाइट को सुधारा जाता है। इसके अंदर मोस्टली क्या है, डाइट का इंप्रूवमेंट भी किया जाता है। तो ये यूनानी ट्रीटमेंट के अंदर आता है ना। उसके बाद में होम्योपैथी, होम्योपैथी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, होम्योपैथी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा छोटी छोटी जो वो गोलियां आती है वाइट वाइट कलर की है ना, वाइट वाइट कलर की, जो मुंबई में अंदर, पुणे के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इसका, वाइट वाइट कलर की गोलियां आती है छोटी छोटी है ना। तो उसके द्वारा अपन को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें होम्योपैथिक में क्या किया जाता है, पेशेंट की डाइट हिस्ट्री वगैरह को ली जाती है, पुरानी हिस्ट्रियाँ वगैरह काफ़ी हिस्ट्री चेक करके फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एलोपैथी के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर जो एलोपैथी के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है अस्पताल के द्वारा, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के आधार पर है। ये अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के आधार पर है ना, जो मेडिसिन दी जाती है अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के आधार पर है, जो हॉस्पिटलों में मेडिसिन दी जाती है। और जो ये है यूनानी पद्धति, ये मैंने बताया था यूनान से आई थी जिसके अंदर। और नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी इसके अंदर क्या होता है, मिट्टी का लेप वगैरह करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, योगा करा के है ना। नेचुरोपैथी के अंदर आता है मिट्टी का लेप, स्टीम भाप दे के है ना, स्टीम का बात करा के और मिट्टी का लेप करके, ऐसे उस पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया जाता है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा है ना। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस टाइप के हॉस्पिटल भी होते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल
आयुर्वेदिक हॉस्पिटल क्या होते हैं, जिसके अंदर 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, है ना, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इसके अंदर क्या है, ये आयुर्वेद का अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके अंदर जड़ी बूटियां, जैसे जड़ी बूटियां वगैरह हो गई है ना, तो उसके द्वारा अपन ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। ये भी अलग हॉस्पिटल होते हैं, जिसके अंदर वात, पित्त, कफ, है ना, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त और क्या होता है, कफ में समाहित होता है। ये 3 चीजें होती है इसके अंदर, वात, पित्त, कफ। और इसके अंदर वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर वो गाड़े वगैरह जड़ी बूटियों के द्वारा जो दवाई होती है वो ट्रीटमेंट देके इस टाइप के हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन सिस्टम के आधार पे। उसके बाद में है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन सिस्टम के आधार पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ द हॉस्पिटल। ओनरशिप ऑफ द हॉस्पिटल के आधार पे, है ना, ओनरशिप के आधार पे हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं। तो ओनरशिप के आधार पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है। सेमी गवर्नमेंट होता है जहाँ पे कुछ चीज़ों के पैसे लिए जाते हैं, कुछ ये नहीं लिए जाते। प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे पूरे पैसे लेके ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल आपने देखे होंगे बहुत सारे होते हैं। चैरिटेबल होते हैं जहाँ पे चैरिटी द्वारा फंड किया जाता है, तो उसके द्वारा वो हॉस्पिटल चलते हैं, ये भी फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद में वॉलंटरी, है ना, हॉस्पिटल होते हैं जो स्वयं सेवी हॉस्पिटल होते हैं। स्वयं सेवी वहाँ पे खुद ही सेवा करते हैं, तो स्वयं सेवी वहाँ पे लोग अपने समाज के लोग पैसे डालते हैं और वो स्वयं सेवी हॉस्पिटल होते हैं। तो इस टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपने देखा होगा जैसे डीडवाना में, मोलासर में, ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, सीएससी वगैरह, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे एकदम फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सेमी गवर्नमेंट जो कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह होते हैं, तो ये ऑटोनोमस हॉस्पिटल बोल सकते हैं या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोल सकते हैं। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट ट्रीटमेंट किया जाता है और उसमें फीस वगैरह लगती है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट। चैरिटेबल जहाँ पे डोनेशन वगैरह देखे चैरिटेबल के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। ये आधे सरकारी होते हैं, ये पूरे सरकारी है। प्राइवेट पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद निजी हॉस्पिटल, ये चैरिटेबल जो होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलते हैं, स्वयं सेवी हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद में ये हो गए ओनरशिप के आधार पे। उसके बाद में ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन, है ना, लोकेशन के आधार पे अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। तो ये लोकेशन के आधार पे अलग अलग हैं। तो लोकेशन के आधार पे सब सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, है ना, अलग अलग आधार के अलग अलग होते हैं। तो ये 3000 से 5000 पॉपुलेशन पे होते हैं। 3000 से 5000 पॉपुलेशन पे सब सेंटर का हॉस्पिटल होता है। सब सेंटर का जो हॉस्पिटल होता है वो 3000 से 5000 पॉपुलेशन के बीच के अंदर होता है। ये एक सब सेंटर है। आजकल ये HWC के अंदर और कन्वर्ट होने लगे। तो ये जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे तो 3000 पॉपुलेशन तक होते हैं, और 5000 प्लेन एरिया पे 5000 पॉपुलेशन तक एक सब सेंटर होता है। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वो 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन के करीब होते हैं। 20,000 से लगभग 30,000 पॉपुलेशन, 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन पे एक PSC होता है ना, एक PSC होता है। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन के या लोकेशन के आधार पर, जैसे गांव में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 3 से 4,000 5,000 पॉपुलेशन है, तो एक सब सेंटर होगा। अगर पॉपुलेशन 20,000 से 30,000 के करीब है, 2-3 गांव है, तो वो PSC होगा। उसके बाद में CSC, है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये CSC हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल होते हैं थोड़े, जिसके अंदर पॉपुलेशन लगभग कितनी होती है, जिसके अंदर 80,000 से 1,20,000 तक, 80,000 से 1,20,000, यानी इतनी पॉपुलेशन तक क्या होता है, PSC CSC के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है। इतनी पॉपुलेशन पे एक CSC होता है। तो ये सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन होता है, 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन पे होता है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन पे होता है। और एक CSC हॉस्पिटल होता है जो 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन पे होता है। और इनसे ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जैसे डीडवाना हो गया, है ना,
तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या फिर बड़ी सिटी के अंदर नागौर वगैरह में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो ये बड़ा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले सब सेंटर पे ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर अगर वो पेशेंट को ट्रीट नहीं करते तो वो पीएचसी पे रेफर कर सकते हैं, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे रेफर कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नहीं होता तो सेंट्रल लेवल पे या मेडिकल कॉलेज में रेफर कर सकते हैं। तो ये लोकेशन के आधार पे हो गए, गाँव के अंदर है ना सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद में थोड़ा बड़ा होता है तो वहाँ पे पीएचसी होते हैं, फिर थोड़ा बड़ा गाँव है या कस्बा है तो कम्युनिटी है, और डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो ये लोकेशन के आधार पे अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल हो गए। उसके बाद में है नेक्स्ट है बेड के साइज के अकॉर्डिंग, है ना, साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल साइज हॉस्पिटल होते हैं, मीडियम साइज हॉस्पिटल होते हैं, लार्ज साइज हॉस्पिटल होते हैं। तो स्मॉल साइज यानी छोटा हॉस्पिटल को होते हैं जिसके अंदर 100 बेड से छोटा हॉस्पिटल हो, 100 बेड से ज़्यादा छोटा हॉस्पिटल हो, वो क्या हो गया, 100 बेड से जो छोटा हॉस्पिटल रहता है ना, 100 बेड से, उसको स्मॉल हॉस्पिटल माना जाता है। जो 100 बेड से ज़्यादा हो तो उसको मीडियम हॉस्पिटल माना जाता है। यानी 100 से लेके कितने हो गए, 100 से 300 तक, 100 से 300 तक, 100 से 300 तक बेडेड हॉस्पिटल हो तो वो मीडियम में आ जाता है। और 300 से ज़्यादा हो, 300 से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा बेड हो तो वो कौन से हॉस्पिटल आ जाते हैं, वो लार्ज हॉस्पिटल होते हैं जो 300 से ज़्यादा हो। और मीडियम जो 100 से 300 के बीच में जो हॉस्पिटल हो, तो ये साइज और बेड के अकॉर्डिंग होते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल जो छोटे हॉस्पिटल है ना, स्मॉल का मतलब हो गया छोटे साइज के हॉस्पिटल, जहाँ पे 100 बेड से कम हॉस्पिटल बेड होते हैं, 100 बेड से कम यानी छोटा हॉस्पिटल होता है। उसके बाद में मीडियम साइज हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे 100 से लेके 300 बेड तक व्यवस्था रहती है ना, 100 से लेके 300 बेड तक हॉस्पिटल में व्यवस्था रहती है, वो मीडियम साइज हॉस्पिटल होते हैं। लार्ज हॉस्पिटल यानी बड़े हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल होते हैं, जो 300 से ज्यादा है ना, 300 से बड़े हो वो लार्ज हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल, ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल, बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल, है ना, बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेसिस के आधार पे, जैसे हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, रिसर्च हॉस्पिटल, है ना। तो बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के आधार पे अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पे, है ना, उद्देश्य पर आधारित, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया यहाँ पे उद्देश्य पर आधारित। जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे सभी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये सामान्य हॉस्पिटल हो गए, जनरल हॉस्पिटल हो गए, सामान्य हॉस्पिटल, है ना। जनरल हॉस्पिटल को आप सामान्य हॉस्पिटल बोल सकते हैं, जनरल हॉस्पिटल सामान्य हॉस्पिटल हो गए। उसके बाद में विशेषज्ञ अस्पताल, स्पेशलिटी किसे कहते हैं, जो स्पेशल हॉस्पिटल है ना, जो किसी में विशेष स्पेशल है। उसके बाद में नेक्स्ट बताऊंगा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मैं आपको बताऊंगा अलग से। अभी होता है टीचिंग और रिसर्च हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे टीचिंग करवाई जाती है ना, मेडिकल कॉलेज हो गए जहाँ पे पढ़ाया जाता है और जहाँ पे नई नई रिसर्च की जाती है। तो ये अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है स्पेशलिटी के आधार पे, स्पेशलिटी के आधार पे मैंने बताया था, जैसे कार्डियक हॉस्पिटल हो गया ना, कार्डियक हॉस्पिटल जहाँ पे कार्डियक पेशेंटों का ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो वो कार्डियक हॉस्पिटल हो गए, है ना। जो हृदय कार्डियक हॉस्पिटल जहाँ पे हार्ट डिजीज से रिलेटेड पेशेंट आते हैं, जहाँ पे किसी को एमआई का अटैक आ गया है या फिर किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हार्ट हॉस्पिटल है। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जिनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट हृदय से लेके बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनकी बोन फ्रैक्चर हो गई हो, टूट गई हो, कुछ बढ़ गई हो या कुछ फ्रैक्चर होने की संभावना हो, जो भी है, बोन में वीकनेस आ गई हो, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में होते हैं। ईएनटी में मैंने बताया था नाक कान गला थ्रोट, जिसके नाक कान गले में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, जिनके नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो या गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, ट्यूमर हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, सुनने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो इसके अंदर ट्रीटमेंट करवाते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, न्यूरो की प्रॉब्लम्स हो, तो वो इस टाइप के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। जिनको आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना, जिनके कटरैक्ट ग्लूकोमा ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो,
तो इसके अंदर दिखाते हैं। जिनके डेंटल हॉस्पिटल जिनके दांत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, जिनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो डेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके बाद में कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पेशेंट को कैंसर वगैरह हो जाता है ना, किसी को मैलिग्नेंट बिनाइन ऐसे कोई ट्यूमर होती है या कैंसर हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे, कैंसर हॉस्पिटल में किया जाता है। जनाना हॉस्पिटल, इस टाइप के हॉस्पिटल में डिलीवरी वगैरह करवाई जाती है। डिलीवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, नॉर्मल लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर किया जाता है। साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जो मनोरोग है ना, जो पेशेंट मेंटल डिस्टर्ब हो, मेंटली कुछ बीमारी हो, तो उसके अंदर साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, ये बच्चों का हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई डिजीज है, तो उनका इसके अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल हो गए, अलग अलग मैंने बताए हैं, अलग अलग हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, है ना, अलग अलग चीज बता दी। हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल क्या होता है, एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ। हॉस्पिटल क्या होता है, ऐसा संस्थान है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेडिकल एंड सर्जिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर इल पर्सन और इंजर्ड पर्सन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सर्जिकल केयर की जाती है, नर्सिंग केयर की जाती है, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। और ऐसा प्लेस जहाँ पे इंजर्ड और इल पर्सन का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। अब हॉस्पिटल की एक टीम है, हॉस्पिटल में फिजिशियन होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, वार्ड इंचार्ज होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, एनएम होती है, जीएनएम होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, अलग अलग स्टाफ होते हैं। इसके अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट, सर्जिकल नर्सिंग डिपार्टमेंट और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, नॉन प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ें आती है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आता है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट आता है, स्किन डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है। पीडियाट्रिक बच्चों के लिए, साइकेट्रिक मनोरोग के लिए, स्किन के लिए, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी मूत्र रोग, है ना, यूरिन से लेके प्रॉब्लम, गायनोकोलॉजी स्त्री रोग के लिए, आई आँख के लिए, सर्जरी, कोई भी सर्जरी डिपार्टमेंट है ना, ईएनटी नाक कान गला के लिए, है ना। उसके बाद में नर्सिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ नर्सिंग स्टाफ वगैरह अलग डिपार्टमेंट होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, इसमें लेबोरेटरी डिपार्टमेंट होते हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक वगैरह होती है। उसके अंदर नॉन प्रोफेशनल के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई डिपार्टमेंट अलग होता है, रिकॉर्ड रूम डिपार्टमेंट, है ना। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद में फंक्शन में बताया था, किसी का डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, यानी डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना। कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, ब्लड के द्वारा, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, स्पूटम के द्वारा डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मातृ एंड शिशु रोग सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, है ना, फैमिली प्लानिंग के अंदर प्रॉपर्टी वगैरह या टूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी करवा के ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये हॉस्पिटल के अंदर आता है। फिर ट्रेनिंग, मेडिकल कॉलेज, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, ये सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रेनिंग देके अपन यहाँ पे कहते हैं। इम्यूनाइजेशन, बीसीजी वगैरह के टीके लगाए जाते हैं, बीसीजी, डीपीटी, है ना, मीजल्स, बहुत सारे टीके, वैक्सीनेशन, तो ये हॉस्पिटल के अंदर किए जाते हैं। जैसे अभी कोरोना के टीके आए थे, वो भी हॉस्पिटल के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, है ना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, कोई नई नई रिसर्च करनी हो तो वो हॉस्पिटल में की जाती है। रेफरल सर्विसेज हॉस्पिटल के द्वारा जाती है। अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल होते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिसिन सिस्टम, यूनानी हॉस्पिटल, होम्योपैथी, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, ये अलग अलग मेडिसिन के आधार पे अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं। ओनरशिप के आधार पे अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलग होता है, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलग होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल अलग होता है। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल हो गए। उसके बाद में बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पे सब सेंटर होते हैं, छोटे सब सेंटर होते हैं, पीएससी होते हैं, सीएससी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं ना। उसके बाद में साइज के अकॉर्डिंग स्मॉल साइज हॉस्पिटल जो 100 बेड से कम होता है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज जो 100 से 300 के बीच में होता है, 300 से ऊपर होता है, वह लार्ज हॉस्पिटल होते हैं ना। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल हो गए। अब ये स्पेशलिस्ट के आधार पे कार्डियक हॉस्पिटल, जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, जहाँ पे बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ईएनटी, नाक कान गला से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। आंखों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है आई हॉस्पिटल में। डेंटल में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। कैंसर हो गया तो उसकी कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर हॉस्पिटल में होता है। जनाना, किसी को लेबर की प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो वो वहाँ पे की जाती है। साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। पीडियाट्रिक बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
नेक्स्ट फंडामेंटल की क्लास देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।